Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। अभी क्या चल रहा है? बहुत ही जबरदस्त कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर चार्ज्ड रिंग के बारे में काफी कुछ किया था। उससे पहले अपने चार्ज्ड रोड के बारे में काफी कुछ किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत सारी चीजें की थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस शीट्स है। सर्कुलर जैसे अलग अलग टाइप की शीट होती है, सर्कुलर शीट होती है, स्क्वायर शीट होती है, चार्ज शीट जो जिसको अपन बोलते हैं, फिर इनफाइनाइट चार्ज शीट हो गई, मेटल शीट हो गई, अलग अलग तरह की शीट है। इन सभी शीट्स के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अपने को यहाँ पर डिराइव करके देखना है आज अपने को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होना, तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जरूर जाना, बिकॉज यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेंगे बहुत ही बढ़िया शानदार से। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी बजा के फिर कॉपी पेन लेके बैठे तो जाके आपको मजा आएगा यार दोस्त। चल जल्दी से हेडिंग डाल, सबसे पहले हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged circular disk। एक सर्कुलर डिस्क है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। उसके एक्सिस के ऊपर, जैसे रिंग के एक्सिस के ऊपर निकाला था वैसे ही अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, सर्कुलर डिस्क की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर मौजूद किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देख मेरे पास ये क्या हो गया? डिस्क हो गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, जिसका रेडियस मुझे पता है r है और इसका क्या पता है मुझे? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, जैसे रिंग ऐसे रखी हुई थी वैसे ही अब डिस्क रखी हुई है। समझ में आ रहा है? अब ये डिस्क रखी हुई है, इस डिस्क के एक्सिस ये हो गया एक्सिस वाली लाइन, इसके ऊपर मौजूद जैसे रिंग के अंदर था P पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, करने का तरीका क्या हुआ? सिंपल देखो, अब हमेशा मुझे जो KQ/R² जो फॉर्मूला होता है वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे फॉर्मूला पता होता है। तो आप हमेशा क्या करते हो? एक पॉइंट, एक एलिमेंट हमेशा एज्यूम करते हैं अपन। जैसे रिंग के अंदर अपन ने DQ एलिमेंट एज्यूम किया था, द सेम वे यहां पर जो एलिमेंट अपन एज्यूम करेंगे वो क्या है? एक रिंग। अपन यहां पर क्या करेंगे? एक रिंग। मैं यहां पर क्या एज्यूम करूंगा? एक रिंग एज एन एलिमेंट, क्योंकि रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर, मैंने रिंग की एज्यूम किया क्योंकि रिंग की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है मुझे, है ना? डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला पता है। और तो मैंने यहां पर क्या ले ली? एक रिंग जिसका रेडियस, एक रिंग मैंने एज्यूम कर ली जिसका रेडियस जो है वो कितना है? r है, और जिसकी विड्थ जो है वो कितनी है? dr है। और चार्ज कितना है इस पूरी रिंग के ऊपर? जो चार्ज है वो कितना है? dq है। चीजें समझ में आ गई? रेडियस r, इसका विड्थ जो है वो dr है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? dq। अब मैं इस रिंग, अब ये रिंग जो होगा वो क्या हो गया? रिंग इज एन एलिमेंट ऑफ डिस्क। रिंग जो है वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया किसका? ये किसका एलिमेंट हो गया? एलिमेंट हो गया किसका? एक डिस्क का एलिमेंट हो गया। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिख सकता हूं? रिंग की वजह से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना? ड्यू टू रिंग क्या आएगा? देख, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। तो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं क्या? DE, वो किसकी वजह से? रिंग की वजह से। ऐसी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होगी और सभी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल मुझे क्या करना है? DE निकालो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। जब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, और सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं आए तो कंपोनेंट में रिजोल्व करके 2 बार अलग अलग इंटीग्रेशन करो और उसका रिजल्टेंट निकाल लो। ये तरीका होता है, फिक्स मेथड है। चल तो देख, यहां से मेरे पास अब DE लिखोगे। DE का फॉर्मूला, DE कल अपन ने लास्ट क्लास के अंदर रिंग का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? कि रिंग, एक r रेडियस की अगर रिंग है, उससे x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर अगर इस रिंग का चार्ज मुझे पता हो Q, तो फॉर्मूला होता है KQ डिस्टेंस x, ये P पॉइंट, KQX अपॉन रेडियस का स्क्वायर r² प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। तो यहां पर भी क्या? रिंग है, रिंग का मुझे चार्ज पता है। देखो K चार्ज क्या है रिंग का? DQ, KQ डिस्टेंस x ही है अपॉन रेडियस, रिंग का रेडियस क्या है? r² प्लस डिस्टेंस तो वही है x² होल पावर 3/2।
होल पावर क्या हो गया 3/2। अब डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिग्मा क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू अपॉन डी आर, सॉरी डी क्यू अपॉन डी ए। याद आ रहा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया। मैं बोल देता हूँ एरिया कितना, डी ए। एरिया क्या बोल दिया मैंने, डी ए। इसको ध्यान से समझना, देख मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास डी ई हो गया। अब देखो, अब इस रिंग को देखना, इस रिंग को बना रहा हूँ मैं वापस, इस रिंग को ऑब्जर्व करना। अगर रिंग को पूरा काट दूँ, अगर मैं ध्यान से देखना, अगर रिंग को पूरा काट दूँ, यहाँ से काट के पूरी लंबी कर दूँ रिंग को, तो रिंग की थिकनेस कितनी है। अगर यहाँ से मैं रिंग की थिकनेस देखूँ, रिंग का जो थिकनेस है वो कितना है, डी आर। और रिंग का लेंथ कितना होगा, सोच के देखो, 2πr, रेडियस के बराबर। रिंग का लेंथ कितना होगा, 2πr के बराबर, और थिकनेस कितना, डी आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका सिग्मा कितना हो जाएगा। सिग्मा अगर मैं लिखूंगा तो सिग्मा कितना हो जाएगा, देखो डी क्यू एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। ये एक तरीके से इसको रेक्टेंगल स्ट्रिप की तरह ट्रीट कर लो। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 2πr इंटू डी आर। ये कई बार यूज करना पड़ेगा। 2πr होगी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, डी आर। तो ये हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय डी आर। अरे भाई समझ में आया, 2πr मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ये क्या हो गया, सिग्मा आ गया, ऐसे सिग्मा आ गया। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू। तो ये हो गया मेरे पास कितना, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू अपॉन 2πr डी आर। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, 2πr डी आर इंटू सिग्मा। तो देखो डी क्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो डी ई, तो डी ई इक्वल्स टू देखो कितना हो गया, डी बराबर के डी क्यू हो जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा इंटू 2πr डी आर। वही क्लियर, सिग्मा इंटू 2πr डी आर। ये हो गया डी क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। देख अब यहां पर इंटीग्रेशन जो है वो किसका है, आर के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन मेरा क्या है, आर के रेस्पेक्ट में है, और आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं मतलब बाकी वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो उनको क्या ले लोगे बाहर। क्यों इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देख टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2π सिग्मा, देख बाहर ले रहा हूं मैं, के इंटू के, कॉन्स्टेंट तो बाहर ले रहा हूं मैं, तो के सिग्मा कॉन्स्टेंट, 2π कॉन्स्टेंट, एक्स भी कॉन्स्टेंट क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में है, और फाइनली इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास आर डी आर एंड डिवाइडेड बाय देख आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, आर के रेस्पेक्ट में है, आर रेडियस कहां से कहां तक हो सकता है, ये रिंग का रेडियस कहां से कहां तक हो सकता है। जब रिंग बिल्कुल छोटी बनाओगे तो रेडियस कितना होगा, ऑलमोस्ट 0। जब रिंग को मैक्सिमम कितना रेडियस का बना सकते हो, कैपिटल आर के बराबर। इसका रेडियस मुझे पता है ना, कैपिटल आर। तो इसकी लिमिट मेरे पास कहां से कहां तक आ जाएगी, सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो बस यहां से देखो, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन अपन ने पहले भी किया है, मैं साथ साथ एससी वर्मा की सॉल्यूशन करवा रहा हूं, है ना। तो एससी वर्मा भी साथ साथ करते जाओ आप। तो ये इंटीग्रेशन अपन ने पहली बार भी किया है। इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या है, अपन ने किया था इसको, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया। ये बहुत बार, कई बार करोगे आप। दोनों तरफ क्या करो, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों तरफ क्या करो, आर के डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या आ जाएगा 2r, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2r, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 0, और 2t का क्या, टी स्क्वायर का क्या गया 2t, और इसका हो जाएगा dt अपॉन किसका, r के रिस्पेक्ट में है तो क्या आ जाएगा dt अपॉन dr। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो आप तो हमेशा एक और एडिशनल टर्म आती है। अगर डिफरेंशिएशन में कहीं भी दिक्कत हो तो डिफरेंशिएशन का मैंने वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके देखना, मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 ईयर लॉन्ग के अंदर, या एक मैथमेटिकल टूल नाम से या कैलकुलस नाम से एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देख लें आप। तो देखो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो यहां से क्या आ गया मेरे पास, आर डी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी डी टी। तो आर डी आर को क्या लिख दूंगा मैं, टी डी टी। जब भी आप इसको एज्यूम, जब भी आप कुछ एजम्पशन लेते हो तो देखो अब यहां पर जैसी आर डी आर को मैं टी डी टी लिखूंगा, सुनना ध्यान से, आर डी आर को टी डी टी लिखूंगा तो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी वेरिएबल की लिमिट भी लगती है।
कम ऑन, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आर डी आर टी डी टी हो जाएगा तो टाइम क्या मतलब वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट भी मेरे पास क्या होगी, टी वाली आएगी। तो मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर लिमिट मेरे पास क्या है, ये स्मॉल आर की लिमिट है, ये स्मॉल आर की लिमिट है। तो देखो स्मॉल आर, तो लिमिट के लिए क्या करोगे, जब स्मॉल आर जीरो है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, जब समझ में आ रहा है, जब स्मॉल आर जीरो हो गया तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, आर। तो टी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहां से टी कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टी एक तो ये आ गया मेरे पास, एक टी की वैल्यू आर आ गई और एक टी की वैल्यू ये आ गई, बस यहां पर रखो आप। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो गया, के सिग्मा 2 पाई एक्स और इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह टी डी टी और लिमिट आर इक्वल टू जब जीरो था तो टी कितना आ गया, आर सॉरी टी आ गया मेरे पास एक्स, टी कितना आ गया मेरे पास एक्स। और जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है ना, ये लिमिट जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है तब मेरे पास टी कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आ गया मेरे पास। अब इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर आप इंटीग्रेशन कर दें, देखो क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट तो याद रखना ही है। डेरिवेशन करने से क्या होगा, कई लोगों को लगता है यार इतना कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है क्या है, डेरिवेशन करने से क्या होगा, थोड़ा सा फील आता है आपको कि कई बार कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे डील करना होता है, तो वो डीलिंग सीखते हैं आप डेरिवेशन करने से। तो डेरिवेशन हमेशा याद रखें आप, काफी कुछ सिखाता है डेरिवेशन आपको। देखो एक ही डेरिवेशन में कितनी चीजें सीखी, मैंने डिफरेंशिएशन सीखा, मैंने इंटीग्रेशन सीखा, मैंने एलिमेंट एज्यूम करना सीखा, मैंने इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया लिखना सीखा। तो कितने 4 5 6 चीजें सीख गए आप एक ही डेरिवेशन के अंदर। तो ये आपको क्या छोटे छोटे क्वेश्चन जो कई बार होते हैं जो इन डेरिवेशन को न करने की वजह से आप अटक जाते हो, तो हमेशा डेरिवेशन करो, डेरिवेशन हमेशा दिमाग में होना चाहिए हर चीज का। चल तो देखो यहां पर मैंने क्या हो गया, अपने यहां पर पुट किया था ना, आर डी आर को क्या लिख दिया, आर डी आर को टी डी टी लिख दिया और के सिग्मा 2 पाई एक्स हो गया। और उसके अलावा नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या टर्म बच गई, डिनोमिनेटर में क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा था, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पर और क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, ये टी क्यूब, ऊपर टी की पावर 1 है और नीचे क्या है, टी क्यूब है, मतलब नीचे कितना बचा है, टी स्क्वायर बचा है, मतलब टी की पावर -2 बचा, समझ रहा है, टी की पावर 1 और नीचे टी की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली अगर मैं यहां पर लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आएगा, के सिग्मा 2 पाई एक्स, तो यूं का यूं, और यहाँ इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे ये आएगा इंटीग्रेशन किसका, टी की पावर -2 dt का, और लिमिट मेरे पास कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, एक्स। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू के सिग्मा, देख इसको और मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, देख सिग्मा स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आ रहा हूँ मैं, सिग्मा 2 पाई एक्स, के को लिख देता हूँ मैं, देख क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो आप क्या आ गया, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, और लिमिट मेरे पास आ गई x से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आ गया सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर माइनस लगा रहा हूं मैं, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, और ये 1/t है, तो अपर लिमिट 1/t की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/t की जगह माइनस अंदर ले लो, एक्स माइनस एक्स को अंदर ले रहा हूं मैं, माइनस एक्स को अंदर ले रहा हूं, देख क्या बचेगा, तो यहां तो आ जाएगा, देख मेरे पास कितना -x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, देख समझो क्या हुआ, और इधर मल्टीप्लाई में कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, -x अंदर ले लिया तो माइनस प्लस हो गया, और x से x कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। इसको बस अब अच्छे से लिख लेते हैं अपन, तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किसकी वजह से, सर्कुलर डिस्क की वजह से।
राइट। चलो जल्दी से लिख लो इसको। चलो करें, नेक्स्ट करें। फॉर्मूला याद कर लेना बेटा इसको। देख नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन इसको यहाँ से नहीं करना है। जो बोर्ड के जो 12th में पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट, वो ध्यान रखना। एक गॉस थ्योरम आगे अपन पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वहाँ से इसका डेरिवेशन सीखेंगे अपन, तो वो वाला डेरिवेशन एग्जाम में आता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हो गया? जैसे अपने इनफाइनाइट वायर पढ़ा था ना अपन, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ। इनफाइनाइट का मतलब एक रिलेटिव टर्म होती है ना, एक रिलेटिव टर्म होती है। मेरे पास ये सपोज ये शीट है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे, अगर शीट को अगर प्रॉपर बनाओ, तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जो शीट मेरे पास जो भी है, ये मेरे पास जो भी शीट, ये शीट को ऐसे ही बनाओ, आप स्क्वायर ही बनाओ। चलो ये मेरे पास जो भी शीट है, ठीक है, ये पूरी, ठीक है, इसके डायमेंशन और ये एक्स डिस्टेंस हो गया। एक्स के कंपैरेटिवली जो इसका डायमेंशन है वो बहुत ही क्वाइट लार्ज हो, है ना। एक्स मतलब ये मेरे पास शीट है और बिल्कुल पॉइंट जो पी है, ये जो पॉइंट पी है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, ये पॉइंट पी जो है बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में है ना। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये इसको किसके पैरेलल बना सकता हूं? एक डिस्क ले ली मैंने जिसका रेडियस अपन ने पढ़ा था अभी आर, ठीक है। अगर इसका आर टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगी? समझने की कोशिश करना। एक डिस्क है, डिस्क का मैं क्या कर दूं, आर टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब आर बहुत क्वाइट लार्ज, इसका रेडियस अगर बहुत बड़ा कर दूं तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। ये ऐसा कुछ ऐसी दिखाई देगी मुझे। तो ये इस तरह की शीट क्या होगी? इनफाइनाइट शीट होगी। आर टेंस टू इनफाइनाइट बोलो, या मैं क्या बोल सकता हूं कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ये अपना एक्स पॉइंट, ठीक है। आर यहां पर क्या हो गया, है ना। इसका रेडियस अगर टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ऑलमोस्ट क्या होगा? शीट की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेरे पास क्या है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है, इसका सिग्मा मुझे पता है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस ये हो गया मेरे पास। तो सेम ये वाला फॉर्मूला अपन यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला अपन ने अभी क्या देखा था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आर वेरी वेरी, अब यहां पर देखो आप, इसके केस में क्या है मेरे पास, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स और आर टेंस टू अगर इनफाइनाइट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट प्लेन शीट बोलूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नियरली इक्वल आर स्क्वायर के लिख सकते हैं, और एक्स जो होगा यहां से, और आर के कंपेरेटिवली एक्स क्या है? बहुत छोटा, एक्स नेग्लिजिबल है, तो एक्स क्या हो गया? नियरली इक्वल टू जीरो। एक्स क्या हो गया? नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स को जीरो पुट करो, तो मेरे पास ई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या आर को सीधा इनफाइनाइट पुट कर दो, या तो ये फॉलो करो और सीधा आर टेंस टू इनफाइनाइट फॉलो करो, दोनों एक ही बातें हैं। या आर को मैं इनफाइनाइट यहां पर पुट कर दूंगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा? मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो अगेन ई पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहां पर आर टेंस टू, तो यहां पर देखो, तो यहां पर क्या करा मैंने, फॉर इनफाइनाइट शीट क्या हो जाएगा? तो इनफाइनाइट शीट के लिए अगर अपन देखें, तो इनफाइनाइट शीट के लिए मेरे पास क्या हो गया? सिंपल आर्ट, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। किसके लिए? इनफाइनाइट शीट के लिए। तो आर टेंस टू इनफाइनाइट है, तो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन इनफाइनाइट, एंड दैट इज व्हाट, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब फील्ड जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फील्ड जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कर्व प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा,
स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। और इस तरह का फील्ड अगर आप जब भी बनाते हैं तो ये फील्ड जो बनता है वो क्या बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इनफाइनाइट शीट से जो फील्ड जो बनेगा, फील्ड का शेप कैसा होता है, लिखो लिखो इसको, आप जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बताता हूं मैं। या इसको लिख लो यहाँ पर, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सब जगह जहां भी देखो मेजर करो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। लिखो इसको, देख, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। देखो यहां से क्या होगा, इसका फील्ड जो बनेगा क्या बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। है ना। तो यहीं से अपने पास, तो कोई भी मेरे पास शीट जो होती है उसकी वजह से जो फील्ड होता है वो हमेशा क्या है, किसी भी पॉइंट पर देखो, पॉइंट भले यहाँ हो, तो इनफाइनाइट शीट है, कहीं भी हो तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा हमेशा। ये दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्म फील्ड। ये हो गया मेरे पास क्या, यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड को जनरली पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी फील्ड क्या आएगा मेरे पास, बिल्कुल यूनिफॉर्म। इधर भी, पर डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इधर देखोगे तो इस डायरेक्शन में, उधर देखोगे तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो फील्ड होता है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, पैरेलल लाइंस, बाय पैरेलल लाइंस। ये क्या हो गया मेरे पास, इनफाइनाइट शीट हो गई। अगर इनफाइनाइट शीट में, और मेरे पास क्या हो गया, इसका क्या हो गया, सिग्मा हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ, देख ध्यान से देखना, देख इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, देख ये आपका उसमें बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज इनफाइनाइट शीट है मेरे पास, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है मेरे पास, ये इनफाइनाइट शीट के दो कॉम्बिनेशन है। ये पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, और सपोज ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट है। इसका सिग्मा प्लस सिग्मा है और इसका सिग्मा क्या होगा, माइनस, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज शीट है इसलिए। मेरे पास तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, बीच वाला रीजन और एक थर्ड आउटर रीजन। तीन रीजन है, लेफ्ट, राइट और इन बिटवीन। तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तीनों रीजन के अंदर, तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। क्या पूछा मैंने, E1 निकालना है, E2 E सेकेंड रीजन के अंदर निकालना है, और E थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। देख अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट के अंदर, मतलब ये पूरा रीजन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, ये पहली शीट, ये दूसरी शीट। पहली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से, और दूसरी शीट की वजह से क्या आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। समझो आप यहाँ पर। सेकंड में देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E1, और नेगेटिव की वजह से क्या आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज E2, दोनों सेम डायरेक्शन में। थर्ड रीजन के अंदर देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसी रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहां से फर्स्ट रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना। तो E1, यहां से E1 और E2 लिखो आप। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, भले E1 लिखो या भले E2 लिखो, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको समझने की कोशिश करना। E का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलता कि सपोज ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, फिर मैं बोलता कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या बोलता मैं, वो भी कितना होता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि इसका सिग्मा कितना है, माइनस, नेगेटिव है। बस ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डायरेक्शन से। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बस ये नेगेटिव साइन मुझे सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड तो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, तो उसको उसमें कभी भी नेगेटिव साइन मत लगा देना, कभी भी नेगेटिव साइन मत लगा देना। ये मैग्नीट्यूड डेराइव किया था अपन ने। तो देखो तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड तो मेरे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहां से फर्स्ट रीजन के अंदर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड रीजन में देखो,
दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाता है। यहाँ वेक्टर लगा लो यार, ये समझ जाना है ना, ये चीज अंडरस्टूड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेक्टर एडिशन नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। अगर वेक्टर में कुछ दिक्कत आती है तो वेक्टर मैंने सिर्फ 2 वीडियो के अंदर पूरा वेक्टर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो जाके चैनल के ऊपर वेक्टर की प्लेलिस्ट ढूंढना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, देख लेना उसको आप। ई सेकंड मतलब सेकंड रीजन के अंदर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मतलब कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थर्ड रीजन के अंदर देखो, और डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, सपोज आर कैप बोल देता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ आ रहा है। ई थर्ड रीजन में भी क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 वापस क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। जल्दी लिखो इसको। फिर देखो एक और, देख दोनों सेम लेके कॉम्बिनेशन करो। अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दूं, एक और ट्राई करो। अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, ट्राई करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, ट्राई, है ना, क्या कर दिया, एक और क्वेश्चन, इसको मैंने क्या कर दिया है, पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन करो, और ये मेरे पास क्या सिग्मा है, इसी में मत चेंज कर देना। अरे मेरे भाई लोगों, अरे मेरे विद्वानों सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, समझ जाना थोड़ा मेरे लाल, सेम क्वेश्चन। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कर दिया मैंने। ट्राई कर, है ना, पोस्ट करके ट्राई करते रहो, देख क्या होगा। अब दोनों पॉजिटिव है, देख यहाँ पर देख क्या होगा, E1 भी इधर आएगा, है ना, पॉजिटिव की वजह से अवे, इस पॉजिटिव की वजह से भी अवे। जब एक की वजह से देखो दूसरे को भूल जाओ, जब दूसरे की वजह से देखोगे तो इसको भूल जाओ। तो इसकी वजह से क्या आएगा, टूवर्ड्स अवे, E1 E2, बीच में देखो, इसकी वजह से इधर E1, इसकी वजह से इधर, है ना, अवे। इसके सारे फील्ड इधर राइट डायरेक्शन में आएंगे, समझ जाओ। इसके यहाँ पर देखो, पॉजिटिव की वजह से E1 इधर, और इस पॉजिटिव की वजह से भी अवे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, चलो बहुत बढ़िया। E1 E2 के मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन। तो देख यहाँ से फर्स्ट रीजन में देखो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या आएगी, ये आर कैप है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का आर कैप। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो E1 वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, जैसे लिखना चाहो आप। सेकंड देखो, ई सेकंड क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या आ गया, 0। बीच में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वापस जुड़ जाएंगे, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ऐड होंगे। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई थर्ड रीजन में वेक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या आ गई, उधर। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अरे क्लियर, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। तो देखो यहाँ से देखो, अब एक चीज़ आपको अच्छे समझ में होगी। देखो सपोज मैं अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये मेरे पास शीट मैंने क्या ली, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर तो क्या आएगा मेरे पास, 0, इधर भी क्या आएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव की तरफ। मतलब जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो क्या बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और यहां पर अगर एक और चीज देखो, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ध्यान से सोचना। अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन बना के दे दूं मैं आपको, मैंने सिर्फ ये लाइन बना दी। इसको देख के क्या समझ में आता है, आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई इधर एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इधर कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो कई बार एग्जाम में सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन में कई बार आगे चल के अपन देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, सिर्फ पैरेलल लाइंस दी हुई होती है। तो पैरेलल लाइन से अपने को एक आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है और उधर नेगेटिवली चार्ज शीट है। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, अब एक और देख सोचना, अब मैं यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिव से क्या होगा, रिपेल होगा, और नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर इस पॉजिटिव, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आगे काम आएगा, इसको अभी से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल याद रखना, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या आएगा, क्यू, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई दे रखा, ई कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर भी पढ़ा था अपन ने। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, ये मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में। सपोज मैं आपको बोलता हूं यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इधर नेगेटिवली चार्ज शीट से रिपेल होगा, इधर पॉजिटिवली चार्ज शीट से अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, तो इस नेगेटिवली चार्ज शीट के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, इधर, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा, तो अगर मैं ये इसको लिख रहा हूं प्लस क्यू ई, तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना आप। मतलब इसीलिए अपन बार बार बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव चार्ज, यहां से कंक्लूजन आप एक निकाल सकते हैं, यहां लिख लेना कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हालांकि ये चीज मेरे को पहले भी समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स opposite to direction of electric field, opposite to direction of electric field। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, इस चार्ज का भी खुद फील्ड होगा, इसका खुद का भी फील्ड होगा, तो उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है अपन। ये हमेशा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक चार्ज रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स कितना, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, सिंपल चीज। ठीक है, लिखो इसको, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिख लें, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट। हाँ देखो मेटल, अब देखो एक तो चार्ज शीट और मेटल शीट में क्या डिफरेंस आ गया, ध्यान से समझना इसको। देख चार्ज शीट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, चार्ज शीट का मतलब मैंने एक चार्ज दे दिया एक शीट को। अब ये चार्ज के साथ में दो चीजें हो सकती है, ये डिपेंड करेगा मेटल की प्रॉपर्टी पर। या तो चार्ज किसको दिया जा सकता है, या तो इंसुलेटर को दे सकते हो या कंडक्टिंग को दे सकते हो, मेटेलिक शीट या कंडक्टिंग शीट भी बोल दो इसको, है ना, मेटेलिक शीट और मेटल और कंडक्टिंग शीट, मेटेलिक शीट और कंडक्टिंग शीट। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे सिर्फ मैंने चार्ज दिया था, लेकिन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की थी कि चार्ज मैंने दिया, चार्ज का क्या हुआ। सोच के देखो, अगर मैं इंसुलेटर, ये सपोज मेरा हाथ इंसुलेटर, इसके ऊपर चार्ज दूंगा, मैंने यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इस हाथ पे अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा तो, और ये अगर इंसुलेटर है, मेरा हाथ अगर इंसुलेटर है, तो इन चार्ज के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो लग तो रहा होगा, लेकिन ये चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे सरफेस के ऊपर। क्यों? बिकॉज ये इंसुलेटर है भाई। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग होता, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट अलाउज द चार्ज टू फ्लो। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डज नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो क्या होगा, ये अगर इंसुलेटर है, इसके ऊपर मैं 4 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाने चाहिए, लेकिन वो दूर नहीं जा पाएंगे। हालांकि उन दोनों के बीच में रिपल्शन, देयर इज अ रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बट दोज इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एबल टू मूव over the surface since the body is insulator. But if the body is conducting,
जब मेटेलिक बॉडी आ जाएगी, अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन रखो, क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगने की वजह से चार्जेस सारे दूर दूर फैल जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म। जबकि इंसुलेटर के अंदर क्या, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, वहीं पड़े रहेंगे वो। जबकि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, उनका चार्ज का क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखना, अगर मैं मेटेलिक शीट की बात कर रहा हूं, मेटेलिक शीट की कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी। अब मैंने इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर रखे, इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जरूरत तो यहीं थोड़ी फैलेंगे, ये वाला पीछे वाला पोर्शन भी तो इसका कंडक्टिंग है, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां रह जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाएंगे, तो चार्ज का पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर। तो ये क्या होगी, मेटेलिक शीट हो गई। तो ये क्या होगी, एक मेटेलिक शीट होगी। तो मेटेलिक शीट की वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना है इसको। मेटेलिक शीट अपन अगर बना है, देख मेटेलिक शीट कुछ ऐसे बन, थोड़ा कोशिश करता हूं मैं, आपको शायद समझ में आ जाए। पता नहीं शायद समझा पाऊंगा मैं आपको। ये क्या है, मेटेलिक शीट, समझ में आ रहा है? ये विड्थ, ये कुछ मेटेलिक शीट की विड्थ है, समझना, ये मेटेलिक शीट है, ये मेटेलिक शीट है, ये मेटेलिक शीट है, ठीक है। अब मैं यहां पर चार्ज कुछ देता हूं, तो चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर भी कुछ चार्ज इकट्ठा होगा और उधर पीछे वाली साइड में भी चार्ज इकट्ठा होगा। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, इधर भी चार्ज इकट्ठा होगा और उधर भी चार्ज इकट्ठा होगा। अब अगर मैं यहां पर अगर मैं देखता हूं, देखो बीच वाले पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, अब कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया है ना, फ्रंट वाली सरफेस पर, तो कुछ चार्ज पीछे भी इकट्ठा होगा। मतलब इसको मैं 2 सरफेस में डिवाइड कर सकता हूं, इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो 2 सरफेस के इक्विवेलेंट बना सकता हूं मैं मेटेलिक शीट को। एक सरफेस तो ये हो गई मेरे पास, और एक और सरफेस मेरे पास ये हो गई। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये 2 पोर्शन हो गए, मतलब ये ए बी सी डी ई एफ है, तो ए बी, ये जी लिख दो इसको, है ना, तो ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, और ये क्या हो गया मेरे पास, अरे और रह गया क्या यार जी एच, इसको एच लिख दो, एच सी डी ई। समझ आ रहा है? ये मेटेलिक शीट जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शीट्स, 2 पॉजिटिवली चार्ज शीट हो गया। पूरा चार्ज जो होगा वो क्या होगा, दोनों के ऊपर फैल गया, दोनों के ऊपर, पीछे भी है उधर भी है, दोनों के ऊपर फैल गया। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, 2 पॉजिटिवली चार्ज शीट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसकी वजह से, है ना, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब सोचो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये इससे मुझे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इधर बोलो या यहां पर बोलो, दोनों आउटर रीजन्स हो गए। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था यहां पर, अगर ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना हो, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका क्या है, सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है ना, सरफेस पूरी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा भले इतने से पोर्शन का लो तो भी वो कांस्टेंट होगा, पूरे पोर्शन का लो तो भी वो कांस्टेंट होगा, ये अपने को पता है। सिग्मा क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका भी सिग्मा सिग्मा ही होगा, इसका भी सिग्मा सिग्मा ही होगा, कितना भी पोर्शन ले लो आप। तो जितना पूरी मेटेलिक शीट का जितना सिग्मा था, दोनों पोर्शन का इंडिविजुअल डिवाइड भी कर दो तो भी क्या होगा, सिग्मा ही होगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों की वजह से आएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे सेम डायरेक्शन में, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेटेलिक शीट की वजह से, ये पी पॉइंट है, वही पी पॉइंट ये रहा। इस तरीके से अगर मैं पी पॉइंट यहां बना दूं, है ना, पी पॉइंट अगर मैं यहां बनाऊं, पी पॉइंट अगर मैं यहां बनाऊं, तो यहां पर भी क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। इसकी डायरेक्शन, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये डायरेक्शन मेरा अगर आर कैप है, तो ईपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। मतलब वेक्टर फॉर्म में और मैग्नीट्यूड फॉर्म में दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि भाई पी पॉइंट यहां है, सपोज बीच में पी पॉइंट सपोज यहां है, ये 3 पॉइंट ले लो, एक काम कर दो, P1
इसको P2 बोल देता हूँ, इसको P3 बोल देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। P1 P2 और ये मेरे पास क्या हो गया P3। तो ये EP1 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 देख EP2 देख EP2 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देख क्या आ गया EP2 दोनों जुड़ जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है EP2 को तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय P2। EP2 पे डायरेक्शन क्या आएगा बता, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में बोल देता हूं कितनी है माइनस आर के, और ये डायरेक्शन अपना कौन सा है आर के। ये दोनों इक्विवेलेंट बनाया मैंने, इसका इक्विवेलेंट बनाया समझाने के लिए आपको सिर्फ। तो देख क्या हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस आर कैप, ये हो गया EP2 P पॉइंट उस वाले पॉइंट पर। और अगर मेरे को EP3 पे निकालना है, EP3 मतलब क्या हो गया इनसाइड द मेटेलिक शीट, EP3 इनसाइड मेटेलिक शीट, इनसाइड मेटेलिक शीट। देख इनसाइड मेटेलिक शीट क्या होगा समझ में आ गया, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, दोनों क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इससे पहले करवा चुका हूं अभी मैं। तो देख EP3 ये यहां पर EP3 इक्वल्स टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया EP3 क्या हो गया 0 है ना। इनसाइड मेटेलिक शीट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 0, और आउटसाइड में क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटेलिक शीट ध्यान रखना, अगर सिर्फ चार्ज शीट बोलते हैं इनफाइनाइट चार्ज शीट बोलते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मेटेलिक शीट बोलते हो तो मेटेलिक शीट में क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज शीट में क्या आता है चार्ज का यूनिफॉर्म पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, एक तरीके से नॉन कंडक्टिंग शीट बोल सकते हो उसको आप। तो नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो तो वहां इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। या इनसाइड भूल जाओ, नॉन कंडक्टिंग या सिंपल चार्ज शीट के अंदर इनसाइड भूल जाओ, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है सिंपल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है ना, ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है समझ में आ गया। आई थिंक ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम था, जल्दी से लिख लो इसको। चलो ऑलराइट, ठीक है आज अपन शीट को ही कवर करते हैं। सो आई थिंक होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो इसी आशा के साथ में आज के लेक्चर को अपन यहीं पर ओवर करते हैं। कल अपन सॉलिड कंडक्टर, कल अपन बात करेंगे फिर सिलेंडर की, स्फीयर की, है ना, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो सारे अपन करें, वो सारी चीजें करेंगे राइट दोस्तों। सो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड तक मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से लेक्चर्स के अंदर बने रहे, आने वाले समय में और भी जोरदार काम करने वाले हैं राइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके जाए, वीडियो को शेयर करके जाए दोस्तों के बीच में जिनको वाकई इस वीडियो की जरूरत है। चलो जाने का समय हो गया, कल वापस हाजिर होऊंगा सेम टाइम 6 बजे, सुबह 9 बजे 11वीं पढ़ाता हूं मैं, और शाम को 6 बजे मैं 12वीं कक्षा पढ़ाता हूं। और अगर कुछ बेसिक्स में अगर दिक्कत आ रही हो 12th पढ़ने वाले बच्चों को, तो 11th का पूरा मैंने क्विक कोर्स, पूरा कंप्लीट कोर्स डाल रखा है 11th का, जो क्रैश कोर्स नाम से मौजूद है चैनल के ऊपर, उसको देखें आप। तो 11th की चीज़ों भी सही करते रहे, और अगर डिटेल में 11th पढ़नी है तो ईयर लॉन्ग कोर्स मॉर्निंग में 9 बजे चल ही रहा है, उसके अंदर जुड़ जाए आप। चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, कल वापस सेम टाइम मिलते हैं। आज होमवर्क नहीं है यार, आज होमवर्क नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं एससी वर्मा के अंदर अभी अपन कुछ टॉपिक करेंगे। आज भी होमवर्क नहीं मिलेगा और कल भी होमवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि एससी वर्मा के अंदर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, जो अपने को थ्योरी भी आगे आने वाला लेक्चर, उसके आगे आने वाला लेक्चर, कल भी होमवर्क नहीं होगा। सो बस पहले वाला रिवाइज कर ले आप जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं वापस सेम टाइम कल 6 बजे। बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय।